दफन है मेरे इसी सीने में सब राज तेरे। दफन है मेरे इसी सीने में सब राज तेरे। अपना खंजर मेरे सीने से जरा धीरे निकाल। उर्दू के आलमी याफ्ता शायरों की बात की जाए, मारूफ शायरों की बात की जाए और उसमें खालिद जाहिद साहब का जिक्र ना है, ये भी नाइतफाक़ी है। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद जाहिद साहब, उनसे बात करते हैं किस तरह से इनकी शायरी का इन्होंने आगाज़ किया। जी खालिद जाहिद साहब, आपका इंटरव्यू में खैर मौजूद है। शुक्रिया ज़फ़र साहब। असल में मेरी शायरी की इब्तिदा कब हुई है तो मुझे ख़ुद मालूम नहीं है, क्योंकि मैं शायर बना नहीं बल्कि पैदा हुआ हूँ। जिस तरीके से दीवाना बनने में और दीवाना होने में बहुत फ़र्क होता है, इसी तरीके से शायर बनने में और शायर होने में बहुत फ़र्क होता है। तो मुझे ये तो इम्तियाज़ हासिल है कि मैं फितरी तौर पर शायर हूँ। रही बात अरूज़ की, वो अरूज़ मैंने फ़नी मसाइल जो पढ़े वो हमारे यहाँ पीर जनीस साहब थे, लेकिन वो बेचारे शायर ज़्यादा थे, लेकिन अरूज़ी सिलसिले में इतने माहिर मेरे ख़्याल में, ये तो मैं अपनी उस वक्त में अपनी कम उम्री की वजह समझ नहीं पाया कि वो कितने माहिर हैं। बहरहाल मैं मुत्तफ़िक़ नहीं हो सका। फिर मैं नदीमुल क़ादरी साहब के पास गया, वहाँ भी जहन मुतमईन नहीं हो सका। फिर मैं हफ़ीज़ मेरठी साहब रहमतुल्लाह अलैह के करीब रहा और हफ़ीज़ मेरठी साहब से मैं अपने कलाम पर इस्लाह कराता रहा। ताबिश मेहदी साहब से भी मेरा सिलसिला रहा। फिर नवाज़ देवबंदी साहब के करीब आया। 1990 में मैंने मुशायरों की इब्तिदा की। मुशायरे पढ़ता रहा। इस दौरान में पहले मुज़फ़्फ़रनगर के मुशायरों में पढ़ता था, जिसे कह देते हैं कि रोटी रोटी पर जाना। जी। तो शुरू में छोटे मुशायरे पढ़ता रहा। फिर उसके बाद में अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि मैं हिंदुस्तान में मुशायरे पढ़ता रहा, पढ़ने लगा और फिर ये सिलसिला बढ़ता गया। सन 2000 में मुझे सबसे पहले जो गैर मुल्की अवार्ड मिला वो सऊदी अरब रियाद से मिला, रियाद एम्बेसी से। और रियाद एम्बेसी से मुझे अवार्ड मिला सन 2000 में, जो इंडियन एम्बेसी का मुशायरा था जश्न जमहूरिया के मौके पर। उसके बाद में फिर कई ममालिक का सफ़र हुआ और होता रहा। 2012 तक ये सिलसिला जारी रहा। 2012 के बाद मैंने मुशायरों में जाना बंद कर दिया, जब कुमरियों की जगह और तूतियों की जगह कव्वों की काएँ शुरू हो गई मुशायरों के अंदर, तो तबीयत उस तरफ से कबीदा खातिर हो गई और मैंने मुशायरों से इज्तिनाब कर लिया। शायरी का सफ़र जारी है और जारी रहेगा। शायरी तो क्योंकि फितरी चीज़ है, वो आदमी कहता रहता है, नहीं भी जाता है शेर तो ज़बरदस्ती हो जाता है। आपका पहला अशार कब? पहले शेर के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि मैंने पहला शेर कब कहा, लेकिन मुझे ग़ज़ल याद है कि इस ज़माने में यही हुस्न वफ़ा है यारो, वो पहला मिसरा था जो जिस पर मैंने गज़ल कही थी, तरह ही मुशायरा हुआ था वो। आज मुझे वो शेर याद नहीं है, वो गज़ल याद नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने कुछ अशार सुना देता हूँ। एक दो शेर ताज़ा जो मैंने कहे वो सुना देता हूँ। एक शेर सुना देता हूँ ताज़ा कि मेरी बात और है, जिंदा है अभी मेरा ज़मीर। मेरी बात और है, जिंदा है अभी मेरा ज़मीर। हाँ तुझे हक़ है, जहाँ चाहे वहाँ कीड़े निकाल। देखिए लफ्ज़ कीड़ा जो है वो बहुत गिरा पड़ा लफ्ज़ है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा मोतबर करने की कोशिश की है। हाँ तुझे हक़ है, जहाँ चाहे वहाँ कीड़े निकाल। दफन है मेरे इसी सीने में सब राज तेरे। दफन है मेरे इसी सीने में सब राज तेरे। अपना खंजर मेरे सीने से ज़रा धीरे निकाल।
अपना खंजर मेरे सीने से ज़रा धीरे निकाल। एक आध शेर और सुना देता हूँ आपको कि जिन्हें समझने में उम्रें गुजारती जाहिद, जिन्हें समझने में उम्रें गुजारती जाहिद, समझ में आए तो एकदम उतर गए दिल से, समझ में आए तो एकदम उतर गए दिल से। एक गज़ल आखिर में सुना देता हूँ मैं, फिर उसके बाद इख्तिताम कर लेते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो फिर किसी रोज़ तवील गुफ्तगू होगी। और शायरों के लताइफ़, शायरों के लतीफ़े, क्योंकि राह साहब के साथ, बशीर बद्र साहब के साथ, वसीम बरेलवी साहब, महराज फैज़ाबादी साहब और मेरे मोहसिन डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब, इनके साथ जितना तन्हाइयों का वक्त गुजरा है उसमें लतीफ़े बहुत हुए हैं। वो किसी रोज़ शब कहा के नाम से आपके साथ वो बैठेंगे, बात करेंगे, उनके लतीफ़े जो हैं वो होंगे। अब मैं आपको एक गज़ल के चंद अशार सुना देता हूँ, वो अशार मुलाहिज़ा कर लीजिए गज़ल के। कहकर जहर का प्याला पीना पड़ता है, माँ को तो औलाद की खातिर जीना पड़ता है, माँ को तो औलाद की खातिर जीना पड़ता है। अतलस की पोशाक हो तन पर या बोसीदा टाट, दामन तो फिर दामन ठहरा सीना पड़ता है। और शीरी का फरहाद हो यारो या लैला का कैस, शीरी का फरहाद हो यारो या लैला का कैस, जीवन का ये जहर तो सबको पीना पड़ता है, जीवन का ये जहर तो सबको पीना पड़ता है। और कमख्वाबी पोशाक हो तन पर या बोसीदा टाट, दामन तो फिर दामन ठहरा सीना पड़ता है, दामन तो फिर दामन ठहरा सीना पड़ता है। और महफिल में भी तन्हाई का डसता है एहसास, महफिल में भी तन्हाई का डसता है एहसास, महलों में भी कैदी बनकर जीना पड़ता है, महलों में भी कैदी बनकर जीना पड़ता है। और फ़न में जिद्दोजहद की मुझको देता है तालीम, फ़न में जिद्दोजहद की मुझको देता है तालीम, जाहिद वो जो छत से पहले जीना पड़ता है, जाहिद वो जो छत से पहले जीना पड़ता है। शुक्रिया। अच्छा, अवार्ड के बारे में बात की जाए तो आपको हिंदुस्तान के अलावा एजाज़ात की बात है तो ना सिपासी होगी अपने मुल्क की, और ना कदरी होगी ना शुक्री होगी अगर उसका जिक्र ना किया जाए कि हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा और यहाँ की हुकूमतों ने बहुत सरपरस्ती की। 2008 में मुझे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की जानिब से पास इशू हुआ सेकंड एसी का ग्रीन कार्ड, और उसमें सेम कंपेनियन। इसके अलावा कई ममालिक का सफ़र हुआ, मुख्तलिफ अवार्ड मिले, लेकिन सबसे अजीम मेरे लिए वही अवार्ड हैं जो मुझे हिंदुस्तान से मिले। इंडियन कल्चर सोसाइटी ने दिया, महाराष्ट्र हुकूमत ने दिया, बेंगलुरु उर्दू एकेडमी ने दिया, मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी ने दिया, बिहार उर्दू एकेडमी ने दिया, कई सूबों की एकेडमीज़ ने अवार्ड से नवाजा। लेकिन मेरे लिए बड़ा एजाज़ वो जो यूपी उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी से मिला, और सबसे बड़ा अवार्ड मेरे लिए वो जो मुझे मुजफ्फरनगर से मिला, और फ़ख्र मुजफ्फरनगर का वो अवार्ड था, इसलिए कि अपनी ज़मीन से जुड़े होने के बाद ये एक अवार्ड मिला था मुझे जुड़े होने की वजह से। और अल्हम्दुलिल्लाह मुजफ्फरनगर के लोग मुझसे हमेशा मोहब्बत करते रहे, आज भी ऐसी मोहब्बत करते हैं जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान। खालिद साहब ये बताएं कि नौजवान तबका आपकी और जैसे क्या वजह रही कि आपके। असल में शायरी के दो पहलू होते हैं, एक शायरी होती है इशारों की नाव में, तो एक शायरी होती है बयानिया तौर पर बराह रास्त आवाम से खिताब। मैंने इन दोनों के दरमियान का रास्ता अख्तियार किया। जैसे एक शेर है ना, वो ज़रा सा पहले मिसरे को थोड़ा तब्दील करके सुनाता हूँ कि अब खुल के कहो जो भी तुम्हें कहना है यारो, ये दौरे इशारात तो किनायात नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा अपने जो अल्फाज थे
उनमें इशारों की जगह बयान को इस्तेमाल किया और खुल करके मैंने कहा। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक गज़ल सुना देता हूँ, उसमें आपको इशारा मिल जाएगा कि बड़े साहिब का कहना है कि सब किस्मत से मिलती है। बड़े साहिब का कहना है कि सब किस्मत से मिलती है, मगर मजदूर को रोटी बड़ी मेहनत से मिलती है। और तू दरबारी अमीरों का, मैं एक मजदूर का बेटा, तू दरबारी अमीरों का, मैं एक मजदूर का बेटा, मुझे तो रूखी सूखी भी कड़ी मेहनत से मिलती है। मुझे तो रूखी सूखी भी कड़ी मेहनत से मिलती है। मैं गैरत बेचकर सोने के लुक़मे तो नहीं खाता, मैं गैरत बेचकर सोने के लुक़मे तो नहीं खाता। खुदा का शुक्र है रोटी मगर इज्जत से मिलती है। खुदा का शुक्र है रोटी मगर इज्जत से मिलती है। खुदा का शुक्र है रोटी मगर इज्जत से मिलती है। और अमीर शहर के बच्चों को खातिर में नहीं लाता, अमीर शहर के बच्चों को खातिर में नहीं लाता। मेरे बेटे की आदत भी मेरी आदत से मिलती है। मेरे बेटे की आदत भी मेरी आदत से मिलती है। और किसी दुश्मन नहीं जाहिद, मुझे अपनों से ख़तरा है। किसी दुश्मन नहीं जाहिद, मुझे अपनों से ख़तरा है। मेरी तकदीर भी शायद मेरे भारत से मिलती है। मेरी तकदीर भी शायद मेरे भारत से। चंद अशार जो आपको जो दिन को काफ़ी करीब। एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ जो मुआशरे का दर्द है। आखिर में एक मतलब और एक शेर सुना देता हूँ कि जिनकी खुशी की खातिर हमने अपना सब कुर्बान किया, जिनकी खुशी की खातिर मैंने अपना सब कुर्बान किया, उन बेटों का ये कहना है हम पर क्या एहसान किया। उन बेटों का ये कहना है हम पर क्या एहसान किया। और बासी रोटी झूठा सालन देकर भूखे साहिल को, बासी रोटी झूठा सालन देकर भूखे साहिल को, दिल का भिखारी सोच रहा है मैंने बड़ा एहसान किया। दिल का भिखारी सोच रहा है मैंने बड़ा एहसान किया। काफ़ी दर्द है आपके शायर। शुक्रिया। ये थे खालिद जाहिद साहब। मैं ज़फ़र इकबाल, ETV भारत, मुजफ्फरनगर।